नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है हिंदी उपन्यास चट्टानों में आग। यह उपन्यास बेहद ही दिलचस्प और सस्पेंस रोमांच से भरा है। जो लोग उपन्यास पढ़ने और सुनने के दीवाने हैं उनके लिए बेहतरीन सीरीज है। तो आइए सुनते हैं भाग 2। कर्नल जरगाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। गुप्तचर विभाग के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फैयाज ने उनके चचा के कहने पर एक आदमी भेजा था जिसे लेने के लिए वे स्टेशन आए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। उन दोनों ने भी कैप्टन फैयाज का तार देखा था और आने वाले के बारे में सोच रहे थे। ये दोनों जवान सुंदर, स्मार्ट और पढ़े लिखे थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसलिए उनमें दोस्तों की सी बेतुकालुफी थी और आरिफ अनवर को उसके नाम ही से पुकारा करता था। कैप्टन फैयाज का तार कितना अजीब था, आरिफ ने कहा। इस कमबख्त ट्रेन को भी आज ही लेट होना था, अनवर बड़बड़ाया। आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा, आरिफ ने कहा। छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग, अनवर बोला। कर्नल साहब खामखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। यह तो तुम्हारी ज्यादती है, आरिफ ने कहा। इन हालात में तुम भी वही करते हो जो वो कर रहे हैं। अरे छोड़ो, कहाँ के हालात और कैसे हालात, सब उनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उन जैसे वहमी आदमी को एक पूरी बटालियन की कमांड कैसे सौंप दी गई थी। कोई तुक भी है? आखिर घर में बिल्लियाँ रोएंगी तो खानदान पर कोई न कोई आफत जरूर आएगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर दम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त किसी ने प्लेट में छुरी और कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशगुनी सुबह ही सुबह। अगर कोई काना आदमी दिखाई दे गया तो मुसीबत। इस मामले में तो मुझे उनसे हमदर्दी है, आरिफ ने कहा। मुझे ताव आता है, अनवर भन्ना कर बोला। पुराने आदमियों को माफ़ करना ही पड़ता है। ये पुराने आदमी हैं, अनवर झल्ला कर कहा। मुझे तो उनकी किसी बात में पुरानापन नहीं नजर आता, सिवा पुराने ख्यालात के। यही सही है। बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है। तेज किस्म की घंटी की आवाज़ से वे चौंक पड़े। यह ट्रेन के आने का इशारा था। यह एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था। यहाँ मुसाफिरों को होशियार करने के लिए घंटी बजाई जाती थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर 8 या 10 आदमी नजर आ रहे थे। उनमें नीली वर्दी वाले खलासी भी थे जो इतनी शान से अकड़ अकड़ कर चलते थे जैसे वे स्टेशन मास्टर से भी कोई बड़ी चीज़ हो। खाना बेचने वाले ने अपना जालीदार लकड़ी का संदूक, जिसके अंदर एक लालटेन जल रही थी, मोढ़े से उठाकर कंधे पर रख लिया। पान, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले लड़के ने, जो अभी मुंह से तबला बजा बजा कर एक अश्लील सा गीत गा रहा था, अपनी ट्रे उठाकर गर्दन में लटका ली। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आकर प्लेटफॉर्म से लग गई। अनवर और आरिफ गेट पर खड़े रहे। पूरी ट्रेन से सिर्फ 3 आदमी उतरे, 2 बूढ़े देहाती और एक जवान आदमी जिसके जिस्म पर खाकी गैबर्डीन का सूट था। बाएं कंधे पर गिलाफ में बंद की हुई बंदूक लटक रही थी और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। ज़्यादा मुमकिन यही था कि इसी आदमी के लिए अनवर और आरिफ यहाँ आए थे। वे दोनों उसकी तरफ बढ़े। क्या आपको कैप्टन फैयाज ने भेजा है? अनवर ने उनसे पूछा। अगर मैं खुद ही ना आना चाहता तो उसके फरिश्ते भी नहीं भेज सकते थे, मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, ठीक है, अनवर जल्दी से बोला। क्या ठीक है? मुसाफिर पलके झपकाने लगा। अनवर बौखला गया।
वही जो आप कह रहे हैं। ओह, मुसाफिर ने इस तरह कहा जैसे वह पहले कुछ और समझा हो। आरिफ और अनवर ने अर्थपूर्ण नज़रों से एक दूसरे को देखा। हम आपको लेने के लिए आए हैं, आरिफ ने कहा। तो ले चलिए ना। मुसाफिर ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रख कर उस पर बैठते हुए कहा। अनवर ने कुली को आवाज़ दी। क्या? मुसाफिर ने हैरत से कहा। यह एक कुली मुझे सूटकेस समेत उठा सकेगा? पहले दोनों बौखलाए, फिर हंसने लगे। जी नहीं, अनवर ने शरारती अंदाज में कहा। आप जरा खड़े हो जाइए। मुसाफिर खड़ा हो गया। अनवर ने कुली को सूटकेस उठाने का इशारा करते हुए मुसाफिर का हाथ पकड़ लिया। यूँ चलिए। लाहौल बिला कुव्वत, मुसाफिर गर्दन झटक कर बोला। मैं कुछ और समझा था। उसने अनवर और आरिफ को संबोधित करके कहा। शायद तार का मजमून तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आरिफ हंसने लगा, लेकिन मुसाफिर इतनी संजीदगी से संबोधित करके कहा, शायद तार का मजमून तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आरिफ हंसने लगा, लेकिन मुसाफिर इतनी संजीदगी से चलता रहा जैसे उसे इस बात से कोई सरोकार ही न हो। वह बाहर आकर बैठ गए पिछली सीट पर। अनवर मुसाफिर के साथ था और आरिफ कार ड्राइवर कर रहा था। अनवर ने आरिफ को संबोधित करके कहा, क्या कर्नल साहब और कैप्टन फैयाज में कोई मजाक का रिश्ता भी है? आरिफ ने फिर कहा लगाया। वे दोनों सोच रहे थे कि इस मूर्ख मुसाफिर के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। जनाब का इसमें शरीफ? अचानक अनवर ने मुसाफिर से पूछा। क्लियर शरीफ, मुसाफिर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। हाय, इसमें हंसने की क्या बात? मुसाफिर बोला। मैंने आपका नाम पूछा था, अनवर ने कहा। अली इमरान। MSc PhD, MSc PhD। आरिफ हंस पड़ा। आप हंसे क्यों? इमरान ने पूछा। ओह, मैं दूसरी बात पर हंसा था, आरिफ जल्दी से बोला। अच्छा, तो अब मुझे तीसरी बात पर हंसने की इजाज़त दीजिए, इमरान ने कहा और बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगा। वे दोनों और ज़ोर से हंसे। इमरान ने उनसे भी तेज कहा लगाया और थोड़ी ही देर बाद अनवर और आरिफ ने महसूस किया जैसे वह खुद भी बेवकूफ़ बन गए हैं। कार पहाड़ी रास्तों में चक्कर काटती आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई। इमरान ने उन दोनों के नाम पूछे थे। अनवर सोच रहा था कि खासा मज़ा रहेगा। कर्नल साहब की झल्लाहट देखने लायक होगी। यह बेवकूफ़ आदमी उनका जीना हराम कर देगा और वे पागलों की तरह सिर पीटते फिरेंगे। अनवर ठीक ही सोच रहा था। कर्नल था भी झल्ले मिजाज आदमी। अगर उसे कोई बात दोबारा दोहरानी पड़ती तो उसका पारा चढ़ जाता था। उनका इमरान जैसे आदमी के साथ क्या होगा? आधे घंटे में कार ने कर्नल की कोठी तक का सफ़र तय कर लिया। कर्नल अब भी बेचैनी से उसी कमरे में टहल रहा था और सोफिया भी वहीं मौजूद थी। कर्नल ने इमरान को ऊपर से नीचे तक तौलने वाली नज़रों से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, कैप्टन फैयाज तो अच्छे हैं। अजी तौबा कीजिए, निहायत नामाकूल आदमी है, इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने कंधे से बंदूक उतार कर सोफे के हत्थे से लटका दी। क्यों नामाकूल क्यों? कर्नल ने हैरत से कहा। बस यूं ही, इमरान संजीदगी से बोला। मेरा ख्याल है कि नामाकूलियत की कोई वजह नहीं होती। खूब, कर्नल उसे घूरने लगा। आपकी तारीफ? अजी ही, अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? इमरान शर्मा कर बोला। अनवर किसी तरह जब्त न कर सका।
उसे हंसी आ गई और उसने फूटते ही आरिफ भी हंसने लगा। यह क्या बदतमीजी है? कर्नल उनकी तरफ मुड़ा। दोनों एकाएक खामोश होकर बंगले झांकने लगे। सोफिया अजीब नज़रों से इमरान को देख रही थी। मैंने आपका नाम पूछा था, कर्नल ने खखार कर कहा। कब पूछा था? इमरान चौंक कर बोला। अभी। कर्नल के मुंह से बेसाख्ता निकला और वे दोनों भाई अपने मुंह में रुमाल ठूंसते हुए बाहर निकल गए। इन दोनों की सामत आ गई है, कर्नल ने गुस्साई आवाज में कहा और वह भी तेजी से कमरे से निकल गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह उन दोनों को दौड़कर मारेगा। इमरान बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे ही निर्विकार भाव में जैसे उसने कुछ देखा सुना ही न हो। सोफिया कमरे ही में रह गई और उसकी आंखों में शरारती चमक लहराने लगी थी। अपना नाम नहीं बताया, सोफिया बोली। इस पर इमरान ने कहा, आप डिग्रियों समेत दोहरा दिया। सोफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे इस पर यकीन न आया हो। क्या आपको अपने यहाँ आने का मकसद मालूम है? सोफिया ने पूछा। मकसद? इमरान चौंक कर बोला। जी हाँ, मकसद मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपनी एयरगन साथ लाया हूँ। एयरगन? सोफिया ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं हाथ से मक्खियाँ नहीं मारता। कर्नल, जो पिछले दरवाजे में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, झल्ला कर आगे बढ़ा। मैं नहीं समझ सकता कि फैयाज ने बेहूदगी क्यों की, उसने सख्त लहजे में कहा और इमरान को खड़ा घूरता रहा। देखिए, है न नामाकूल आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था। इमरान चहक कर बोला। आप कल पहली गाड़ी से वापस जाएंगे? कर्नल ने कहा। नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया हूँ। जी नहीं, शुक्रिया, कर्नल खिन्न होकर बोला। मैं आधा मुआवजा देकर आपको विदा करने पर तैयार हूँ। आधा मुआवजा कितना होगा? यह तो मक्खियों की तादाद पर है, इमरान के सिर हिलाकर कहा। वैसे 1 घंटे में 1.5 दर्जन मक्खियाँ मारता हूँ। और बस, कर्नल हाथ उठाकर बोला। मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। डैडी प्लीज, सोफिया ने जल्दी से कहा। क्या आपको तार का मजमून याद नहीं? कर्नल कुछ सोचने लगा। उसकी नज़रें इमरान के चेहरे पर थी, जो मूर्खों की तरह बैठा पलकें झपका रहा था। तुम ठीक कहती हो, कर्नल बोला। अब उसकी नज़रें इमरान के चेहरे से हटकर उसकी बंदूक पर जम गई। उसने आगे बढ़कर बंदूक उठा ली और फिर उसे गिलाफ से निकालते ही बुरी तरह बिफर गया। क्या बेहूदगी है? वह हलक फाड़कर चीखा। यह तो सचमुच एयरगन है। इमरान ने इत्मीनान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कर्नल का पारा इतना चढ़ा कि उनकी लड़की उसे धकेलती हुई कमरे के बाहर निकाल ले गई। कर्नल सोफिया के अलावा और किसी को खातिर में न लाता था। अगर उसकी बजाय किसी दूसरे ने यह हरकत की होती तो वह उसका गला घोंट देता। उनके जाते ही इमरान इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे यह बड़ी सुखद घटना हो। थोड़ी देर बाद सोफिया वापस आई और उसने इमरान से दूसरे कमरे में चलने को कहा। इमरान खामोशी से उठकर उसके साथ हो लिया। सोफिया ने भी इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। शायद वह कमरा पहले ही
से इमरान के लिए तैयार रखा गया था। दोस्तों, भाग 2 समाप्त हुआ। आगे की कहानी भाग 3 में सुनेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन उपन्यास लाते रहेंगे। धन्यवाद।